नॉर्मल रेसिडेंट। क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट को हम कब कोई व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट की काउंटिंग में आता है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, ठीक है। एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country for more than, जो यहाँ 1 साल से ज्यादा रह जाए। सपोज करो चाइना से 4 व्यक्ति आए घूमने, ठीक है, इंडिया के अंदर कोरोना से पहले, ठीक है। तो वो 4 व्यक्ति जब यहाँ इंडिया आए, घूमने आए थे वो 2 महीने के लिए, बट ड्यू टू द सम रीजंस उन लोगों को यहाँ रहते रहते कितने महीने हो गए? 14 महीने हो गए। तो वो क्या कहलाए जाएंगे? रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कि वो यहाँ रह रहे हैं इसलिए उनको कौन सी उपलब्धि मिल गई है? रेसिडेंस। क्लियर माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, मैं सपोज करूं कि थाईलैंड गई हूँ घूमने, ठीक है, 2 महीने के लिए, तो क्या मैं वहां की रेसिडेंट हो गई? अच्छा, थाईलैंड से कोई आए हैं घूमने हमारे यहाँ, तो 4 महीने के लिए तो नहीं है। और अगर 12 महीने और 2 दिन हो गए तो रेसिडेंट मानेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, या फिर उसका सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब कि मेरा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट कहाँ है? मैं कमाती यहाँ हूँ, खाती यहाँ हूँ, खर्चा यहाँ कर रही हूँ, यानी कि के दैट मीन्स खर्चा, कमाना और खाना। भाई मेरा धंधा यहाँ चल रहा है, मेरा घर परिवार यहाँ चल रहा है और मैं खर्चा भी यही कर रही हूँ, यानी कि मेरे सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो यहाँ है। तो फिर मेरा किसी और कंट्री से कनेक्शन हुआ ही क्या? एकमात्र घूमने का। तो इंसान कितना घूम लेगा? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो यानी कि मैं वहां की रेसिडेंट थोड़ी ना हो जाऊंगी। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है। तो पहली बात, ऐसे वो सारे व्यक्ति या तो वो 1 साल से ज्यादा कहीं रह रहे हो तो वो रेसिडेंट की काउंटिंग में आ जाएंगे, या फिर जिसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जहां का है वो वहीं का ही नॉर्मल रेसिडेंट रहता है। आइदर मैं इसे के बोलूं या मैं इसे ईईपी बोलूं। इंग्लिश में बोलूं तो मेरे एक्सपेंडिचर्स, मेरी अर्निंग्स और मेरी ईटिंग हैबिट्स जो तीनों है वो कहाँ है? मेरी ही टेरिटरी में है। तो मैं कौन हो गई? नॉर्मल रेसिडेंट। व्हाट माय पॉइंट? कोई इसमें प्रॉब्लम? ठीक है। अब आते हैं हम इसके एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शंस मतलब कौन व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट की काउंटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले तो वो व्यक्ति जो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि बाहर से कोई आया है 2 महीने घूमने, 4 महीने घूमने, घूम घुमा के चला जाएगा, ठीक है। तो वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होंगे। दूसरे लोग, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ठीक है। सपोज करो इंडिया के अंदर यूएसए एम्बेसी है, ठीक है। तो यूएसए एम्बेसी है तो लोग भी यूएसए के होंगे ना, तो वहां की तो फॉरेन स्टाफ बैठा होगा, तो वो व्यक्ति भी हमारी कहाँ नहीं ऐड होंगे? नॉर्मल रेसिडेंस में ऐड नहीं। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है। या फिर ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, यानी कि अगर कोई मिलिट्री फोर्सेस के भी ऑफिसर्स हैं या लोग हैं तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंस में काउंट नहीं होंगे। क्लियर माय पॉइंट? फिर आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा। जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी या तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है या उसमें से कोई भी आपके डिग्निटरीज हैं या कोई भी रेस्पेक्टेड पीपल्स है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे कोई भी इंटरनेशनल ब्रांचेस जो कि कहाँ आ रही है? आपके इंटरनेशनल नाम जहां लग जाए, ठीक है। तो ऐसे लोग भी आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं होंगे। फिर आते हैं आपके एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू व्हिच दे बिलोंग। मतलब क्या? कहीं बाहर से आए, कुछ समय यहाँ रह के गए और वापस यहाँ से चले गए, फिर वापस आए, या तो उनका कोई बिजनेस पर्पस के टूर लग रहे हैं या कुछ भी ऐसे टूर्स लग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप अपने नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। शर्त है कि 1 साल से ज्यादा ना हुआ हो। और फिर आते हैं आपके कौन? बॉर्डर वर्कर, मतलब आपकी आर्मी, आपकी सेना, ठीक है। चाहे वो जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे भूमि सेना हो, कोई सी भी सेना हो, वो आपके किस में काउंट नहीं होंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं। याद हो जाएंगे ये? करो अभी याद, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे नीचे। कौन कौन हो गए? फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स। फिर हो गए फॉरेन स्टाफ, कोई भी मिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स वगैरह। फिर हो गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर हो गए
बॉर्डर वर्कर्स, और लास्ट हो गए आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति जो कि आपके यहाँ कंट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब बताना मुझे क्वेश्चंस। आपको इसमें यस और नो में आंसर देना है। कंडीशन क्या मान के चलना है, हु आर इंडियन रेसिडेंट्स। ठीक है, मतलब कौन इंडियन रेसिडेंट्स हो सकता है। सबसे पहला, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। Yes. इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, कोई इंडियन है जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है, पर कहाँ है, यूएसए में है, तो क्या हो जाएगा, यस। किस आंसर में बोल रही हो आप ये कि उसे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट करा जाएगा। अभी तो एक्सेप्शंस में पढ़ा, अरे बाहर का कोई काउंट नहीं होगा पर हमारा तो काउंट होगा। अगर हमारा कहीं बाहर है तो उसको कहाँ ऐड करोगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, तो यस इज परमिटेबल। ठीक है, जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नहीं काउंट करेंगे। क्लियर बात दिव्या। थर्ड, इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉचिंग क्रिकेट, नो, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, नो नहीं, मतलब इसमें अपने को यस में आंसर देना है कि यस ये इंडियन समा, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग किसका कर रहे हैं, हु आर इंडियन रेसिडेंट, तो यस हम इंडियन रेसिडेंट ही रहेंगे इस कंडीशन में। अगर मैं 2 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हूँ कोई वर्ल्ड कप देखने या कोई मैच देखने, तो क्या मैं इंडियन रेसिडेंट मतलब नॉर्मल रेसिडेंट से खत्म हो गई, नहीं, मैं कहाँ काउंट होंगी, नॉर्मल रेसिडेंट में ही काउंट होंगी, जिसका आंसर है यस। ठीक है, फिर फोर्थ है, India working in UNO office located in America for less than 1 year. India working in UNO office located in America for less than 1 year. तो ये मतलब who are Indian, ये मतलब yes कि ये इंडियन रेसिडेंट ही माना जाएगा कि नो नहीं माना जाएगा, yes माना जाएगा। सिंपल कंडीशन, 1 साल नहीं हुआ है, लेस देन 1 ईयर है। ठीक है, यूएनओ का क्या, हाँ, पर अगर ये जो भी इंडियन वर्कर इफ अगर यूएनओ में काम कर रहा होता पर 1 साल से ज्यादा हो चुका होता तो फिर नॉर्मल रेसिडेंट काउंट नहीं करते ना बेटा, तो फिर थोड़ी ना नॉर्मल रेसिडेंट काउंट करेंगे अगर 1 साल से ज्यादा हुआ है। ठीक है, ऐसा पता है एक्चुअली में वहां होता है, जैसे जो ये एम्बेसीज जैसे अपन ने कॉन्सुलेट जैसा पढ़े ना अपन ने, तो यहाँ ना पता है बहुत फ्रिक्वेंटली लोगों की ट्रांसफर मतलब लोगों की प्लेसेस को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल रेसिडेंट्स इंडियन सिटीजन या कोई भी और दूसरे देश के सिटीजन की समस्या पड़ती है। वीजा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंडियन से, अगर कोई यूएसए में बैठा है तो वीजा नहीं मिलता लोगों को। वीजा मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपग्रेड कराना पड़ता है, तो वो अपग्रेड नहीं कराने के चक्कर में बेचारों को 4-5 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ वहां से यहाँ इंडिया इसलिए आना पड़ता है क्योंकि वीजा समस्या है उनकी, जो वो हो रही होती है मीन वैलिडिटी, वो वैलिडिटी खत्म होने वाली होती है। तो ऐसी समस्याओं से जूझने के बचने के लिए ही ये कुछ इस तरीके के कंसेप्ट को निकाला गया है, वरना तो हम नेशनल इनकम काउंट करते करते पागल हो जाती है किसकी इनकम को जोड़े और किसकी इनकम को निकालें। ठीक है, इसलिए बहुत सिंपल से उसूल रखे गए कि नॉर्मल रेसिडेंट को वही मानना है जहां वो 1 साल से ज्यादा रह जाए, जहां वो 1 साल से ज्यादा नहीं रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट की काउंटिंग में। ठीक है, लास्ट आपका, ऑस्ट्रेलियन विजिटेड ताजमहल फॉर अ मंथ, तो क्या ये इंडियन रेसिडेंट है, नहीं है, पर अगर यही ऑस्ट्रेलियन 1 साल से ज्यादा रुक जाए तो इंडियन रेसिडेंट है। क्लियर, चलो ये हो गए आपके 2 मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, आज मैं बात कर रही हूँ एक सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप, थोड़ा था मैंने कल टॉपिक कि सिटीजनशिप में नहीं उलझना हमको। ठीक है, अब आज समझेंगे हम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंटशिप एंड द सिटीजनशिप। देखो, रेजिडेंटशिप अभी अपन डिस्कस करके बैठे हैं, रेजिडेंटशिप मतलब क्या, जो टेरिटरी में आ रहा है टेरिटरी में नहीं आ रहा है ना, जो टेरिटरी से डिवाइडेड है, तो दैट पर्सन बिकम इंडियन रेसिडेंट ओनली व्हेन ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन इंडिया, या तो वो इंडिया में रह रहा हो या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, अभी पढ़ा के या ईईई, मेरा जितना भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में ही लाई कर रहा हो। ठीक है, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन से इज व्हाट, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस मान लो या इसको स्टार पॉइंट केस मान लो कि रेसिडेंट की सरल सी परिभाषा यही है। क्लियर, अब आते हैं सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप को ना लीगल कंसेप्ट बोला गया है, जबकि रेसिडेंट को क्या बोला गया है, इकोनॉमिक।
इकोनॉमिकल कंडीशन पे बेस्ड है। किसी कारणवश अगर फॉरेनर्स एक साल से ज्यादा हमारे यहाँ रुक गए तो कम से कम हम उनको एक नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये साल भर से हमारे यहाँ रह रहा है, ठीक है। पर क्या उसको नागरिकता मिल गई क्या यहाँ की? उसे नागरिकता मिल गई है। तो नागरिकता क्या यहाँ अलग हो जाती है, वो लीगल कंसेप्ट है, जब तक उस पर स्टैंप ना लग जाए, ठीक है, इंडियन होने का स्टैंप ना लग जाए, ठीक है। तो जो लीगल कंसेप्ट होगा, लीगल कंसेप्ट हमेशा बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट होता है, और जो छोटा यानी कि इकोनॉमिकल मतलब वो नैरो कंसेप्ट है। क्लियर? तो पढ़ो, इंडियन सिटीजनशिप कब मिल सकती है आप लोगों को? मतलब आप लोग तो हो ही, पर अगर कोई फॉरेनर है तो उसको, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, तुम सब इंडिया में बोर्न हुए हो तो मतलब तुम बाय बर्थ क्या हो? सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। दूसरी बात, व्हेन इंडियन लॉ allows a person to be a citizen of India, अगर आपके देश का कानून उस इंसान को परमिट कर दे कि हाँ ये इंडियन सिटीजन है, तो भी उस केस में आप इंडियन सिटीजन हो जाओगे। समझ में आई बात? क्लियर है फंडा? ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आप लोगों को पता है अपने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में से सबसे एक बहुत फेमस ऐसा एक्टर है जिसके पास में दो जगह की सिटीजनशिप है? नहीं, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार को कनाडा और इंडिया दोनों की सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है। नहीं, वो फिर एक बेटा सब उसका एक पूरा लॉ है, मतलब वो फिर एक पूरा, हाँ वो पूरा एक कागजात उस पर चलता है, ठीक है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि बस अपन ने सोचा और मैं जाके चली गई और मैंने मतलब खुद को कहा कि नहीं आप मुझे यहाँ का सिटीजन बना दो। भाई आपका काम कितना पड़ रहा है वहां जाने का, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। आज मैंने कनाडा की शक्ल नहीं देखी और मैं कह दूं नहीं मुझे कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसका बहुत रिकरिंग कोई बहुत फ्रिक्वेंट काम है या बहुत कोई ऐसा लीगल काम है, तो इस वजह से वहां की नागरिकता आपको वहां मिल जाती है, ठीक है। आ गया डिफरेंस समझ में दोनों के बीच का? अब आगे बात करते हैं हम फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। अब ये वो शब्द आ रहे हैं जो आपको न्यूमेरिकली हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम तो भी हम पढ़ के बैठे ही है, ऊपर पढ़ी हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, ठीक है। कौन सी होती है फैक्टर इनकम? यानी कि वो सारा पैसा जो फैक्टर पेमेंट से आ रहा है, जैसे कि रेंट, जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि प्रॉफिट, जैसे कि वेजेस, ठीक है। फटाफट से एक बार रीडिंग कर लो। देखो, फैक्टर इनकम का मतलब क्या? इट इज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, काम कर कर मिल रहा है, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब जब तक यहाँ पसीना नहीं बहाओगे तब तक तुम्हें फैक्टर इनकम नहीं मिलेगी, ठीक है। तुम लोगों को फैक्टर इनकम पाने के लिए फैक्टर प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, मतलब फैक्टर सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी और फैक्टर प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तब जाके फैक्टर पेमेंट मिलेगा। समझ में आ गई? जब तक अपनी फैक्टर सर्विसेज नहीं दूंगी, उस पर प्रोडक्शन नहीं करूंगी, तब तक मुझे फैक्टर पेमेंट नहीं मिलेगा। तो जब तक फैक्टर पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक क्या फैक्टर इनकम बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। पर पता है ऐसा ट्रांसफर इनकम में नहीं होता। ट्रांसफर इनकम मतलब क्या? कि बस आपके ऊपर कोई एक ऐसा भगवान वाला हाथ बैठा हुआ, उसने कहा तथास्तु और आपके जेब में पैसे आ गए, ठीक है। पिताजी, दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, ठीक है, सभी बैठे हैं। तो इट रेफर्स टू दैट इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। यहाँ आपने कोई प्रोडक्शन भी नहीं किया है, यहाँ तक कि आपने कोई पसीना भी नहीं बहाया है, एसी में बैठे बैठे आपकी पॉकेट गर्म हो रही है, ठीक है। तो ऐसी इनकम को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर इनकम, यानी कि किसी का पैसा किसी को ट्रांसफर हो गया। क्लियर? फिर कंसेप्ट क्या है? फैक्टर इनकम अर्निंग कंसेप्ट है ना, कमा के मिल रहा है, जबकि ट्रांसफर इनकम एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, सिर्फ आपको तथास्तु हो गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिसिपिएंट्स। इट्स रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कब मिलता है? जब आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किया हो। वो कब मिलता है? इट इज जनरली रिसीव बाय द हाउस होल्ड एंड बाय द गवर्नमेंट। दो केसेस हैं। जब पैंडेमिक हुआ, ठीक है, तब एक देश की गवर्नमेंट ने दूसरे उसकी गवर्नमेंट की हेल्प करी थी, बिल्कुल करी, ठीक है। इवन स्टेट में भी हेल्प हुई थी और यहाँ तक कि कंट्रीज टू कंट्रीज में भी हेल्प हुई थी, क्योंकि ये पैंडेमिक था, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे में क्या फैक्टर इनकम जनरेट हुई? क्या मतलब पहले हमने कोई गधा मजदूरी करी? क्या हुआ था? एक हेल्पिंग नेचर के वे में, या कह लो कि एक डोनेशन के वे में, या कह लो कि एक तरीके से रिगार्ड्स के वे में हमने पैसे का लेन देन करा, ठीक है। या फिर हाउस होल्ड में कैसे होता है? ये हाउस होल्ड के अंदर होता है कि पापा ने बेटे को पैसे दे दिए,
ये दादाजी ने बेटे को पोते को पैसे दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके के पैसे को हमने क्या बोला है, ट्रांसफर इनकम। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, तो फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स 4 ही हैं, रेंट, वेजेस, कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जबकि इसके अंदर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स तो जैसे आज मैंने टॉप किया और मुझे मेरे कॉलेज में या स्कूल में स्कॉलरशिप दे दी है। स्कॉलरशिप मतलब कि जो एक्चुअल फीस लगनी थी उस एक्चुअल फीस में मुझे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो मैंने क्या उसके लिए कोई प्रोडक्शन किया, पेंशन नहीं होगी, पेंशन मुझे तभी मिलती है जब मैंने काम किया है। सो स्कॉलरशिप्स आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आते हैं इसके अंदर, जैसे जो आपके ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो ये स्कॉलरशिप वो बने हुए ना, सॉरी अलाउंसेस एक्ट, ठीक है, उसके अंदर जैसे जो भी बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है, ये स्पेशली पिछड़े हुए इलाकों में ज्यादा दिया जाता है जहां लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या जहां लोग एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये अलाउंसेस मतलब भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, तो दीज आर द पार्ट्स व्हिच इज कवर्ड अंडर द ट्रांसफर इनकम। क्लियर बात यहाँ तक?